दिव्या एक गरीब घराने की अनाथ लड़की थी जो बहुत अच्छा डांस करती थी। दिव्या अमीर घराने के बच्चों को घर घर जाकर डांस सिखाया करती थी। उसका सपना था कि वो अपना खुद का एक डांसिंग इंस्टीट्यूट खोले, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। जबकि दिव्या की दोस्त अंजू भी एक डांसर थी। अंजू के पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ था। एक दिन दिव्या अपनी दोस्त अंजू से बोली, यार मैं तुझसे अच्छा डांस करती हूँ और मेरी तारीफ भी तेरे डांस से ज्यादा होती है। उसके बावजूद मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हो पा रहे कि मैं अपना खुद का डांस इंस्टीट्यूट खोल लूं। तुझसे कितनी बार कहा है दिव्या, तू ऑर्केस्ट्रा पर डांस क्यों नहीं करती? ना बाबा ना, मैं वहाँ डांस नहीं कर सकती। मैंने सुना है कि कभी कभी वहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़खानी भी हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। देख, मैं भी ऑर्केस्ट्रा पर डांस करती हूँ, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे शरीर को टच भी कर सके। बस दूर से ही डांस देखते हैं। लेकिन जब लोग डांस करने वाली लड़की पर पैसे लुटाते हैं तो मुझे वो सब बहुत अजीब लगता है। देख दिव्या, तू अमीर घरों के बच्चों को डांस सिखाना चाहती है और मुश्किल से महीने में 10 से 20 हजार रुपए कमा पाती है। अरे तू इस बात को क्यों नहीं समझती कि ऑर्केस्ट्रा पर जब तू डांस करेगी तो इतने पैसे तो एक दिन में ही कमा लेगी, और बल्कि तू तो इससे ज्यादा भी कमा सकती है, क्योंकि तुझसे अच्छा डांस इस शहर में कोई नहीं करता। अंजू की बात सुनकर दिव्या सोच में पड़ गई। ठीक है, लेकिन मैं तो किसी ऑर्केस्ट्रा वाले को जानती भी नहीं हूँ। मैं किससे काम मांगने जाऊंगी? अरे मैं किस लिए हूँ यार, चल मेरे साथ, आज ही मैं तुझे अपने बॉस राजन से मिलवाती हूँ। इतना कहकर अंजू दिव्या को अपने साथ अपने बॉस राजन के ऑफिस ले गई। अंजू का बॉस राजन दिव्या की ओर देखकर बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ। लेकिन कैसे? शहर के सबसे बड़े अमीर सेठ निरंजन दास की बेटी को तुम ही डांस सिखाती हो ना? एक बार मैं उनसे मिलने गया था, तब वहीं पर मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा था। तुम वाकई में बहुत अच्छा डांस करती हो। तुम्हें मैं चाह कर भी मना नहीं कर सकता। राजन की बात सुनकर दिव्या खुश हो गई। आज रात ऑर्केस्ट्रा पर डांस तुम ही करोगी। शाम के वक्त अंजू ने दिव्या के सामने ढेर सारे ब्रांडेड कपड़े रख दिए। इन कपड़ों में से तुझे जो कपड़े पसंद आए तो उसे पहन ले। दिव्या उन कपड़ों को गौर से देखने लगी। तभी उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत घाघरे पर पड़ी। दिव्या ने उस घाघरे को तुरंत उठा लिया। मैं घाघरा पहनकर डांस करूंगी। रियली? ये तेरा ऑर्केस्ट्रा पर पहला डांस है और तू घाघरा पहनकर डांस करेगी? पता नहीं क्यों अंजू, पहली ही नजर में ये घाघरा मुझे बहुत भा गया। एक अजीब सी कशिश है इसमें। ठीक है, पहन ले। कम से कम इस घाघरे ने शायरी करना तो सिखा दिया तुझे। कुछ देर बाद दिव्या घाघरा पहनकर स्टेज पर आ गई और ऑर्केस्ट्रा के धुन पर डांस करने लगी। दिव्या इतना अच्छा डांस कर रही थी कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। दिव्या का डांस अंजू भी हैरत से देख रही थी। कुछ ही देर में दिव्या के पास पैसों का ढेर लगा हुआ था। डांस खत्म होने के बाद लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। करण भी अपने दोस्तों को इधर उधर तलाशने लगा, मगर तभी उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त जमीन पर औंधे मुंह पड़े हुए थे। उसके दोनों दोस्त मर चुके थे और उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। वहां आसपास भीड़ जमा हो गई। तभी वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर अरुण आ गए। क्या हुआ इन दोनों को? पता नहीं सर, हम यहाँ पर डांस देखने के लिए आए थे। डांस खत्म होने के बाद जब मैंने अपने दोस्तों को ढूंढा तो ये यहाँ पर मरे हुए पड़े थे। क्या दोनों ड्रग्स लेते थे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे दोनों दोस्तों ने तो कभी शराब तक को हाथ नहीं लगाया। ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है। इनके चेहरे बिल्कुल पीले पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके शरीर से सारा खून ही गायब हो गया हो, और ऐसा ज्यादातर उन्हीं लोगों के साथ होता है जो ड्रग्स का नशा करते हैं। इससे पहले कि आसपास दहशत का माहौल कायम हो जाए, इंस्पेक्टर अरुण ने उन दोनों की बॉडी को वहां से हटवा दिया। अगली शाम राजन दिव्या से बोला, दिव्या, कल के डांस में कमाल कर दिया। शहर में हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे हैं। लेकिन मैंने सुना है कि कल भीड़ में 2 लोगों की मौत हो गई। हाँ, मैंने भी सुना है। कोई बता रहा था कि वो दोनों नशेड़ी थे, पर हमें इस बात से क्या लेना देना।
आज भी मैं वही घाघरा पहनकर डांस करूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। उस रात भी दिव्या ने बहुत ही अच्छा डांस किया। दिव्या की फुर्ती और उसका नृत्य देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा कर रह गया। दिव्या के पास उस रात भी नोटों की बारिश होने लगी और उस रात भी 2 व्यक्तियों की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली। राजन ने बड़ी चालाकी से पुलिस वाले के साथ मिलकर उन दोनों लाशों को वहां से हटवा दिया। राजन नहीं चाहता था कि किसी भी तरह का डर लोगों के मन में बैठे और उसका धंधा बंद हो जाए, क्योंकि जब से दिव्या उसके ऑर्केस्ट्रा में आई थी राजन के पास पैसों का ढेर लगने लगा था। एक शाम राजन दिव्या से बोला, दिव्या, मुझे तुम्हारी कला पर कोई शक नहीं, लेकिन याद रखना, आज शहर के 2 अमीरजादे रमेश और राहुल तुम्हारा डांस देखने के लिए आ रहे हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तुम्हें आज ऐसा डांस करना है जिसे वो कभी भूल ही ना पाए। दिव्या उस वक्त भी घाघरा ही पहने हुए थी। वो अजीब से अंदाज में राजन की ओर देखकर बोली, घबराओ मत राजन, आज का नृत्य कोई नहीं भूल पाएगा। इतना कहकर दिव्या स्टेज पर चली गई और डांस करने लगी। दिव्या का नृत्य देखकर रमेश और राहुल मंत्रमुग्ध हो गए। वो हैरत और फटी फटी आंखों से दिव्या का नृत्य देखे जा रहे थे। दिव्या के पांव रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे डांस करते हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे, मगर वो लगातार डांस किए जा रही थी। अचानक डांस करते करते दिव्या का चेहरा भयानक चेहरे में परिवर्तित होने लगा। उसके चेहरे की खाल पूरी तरह से नीली पड़ गई। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई। रमेश और राहुल इससे पहले कि वहां से भाग पाते कि अचानक दिव्या ने डांस करते करते राहुल का गला पकड़ लिया और अपने पंजों से गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। ये देखकर रमेश की चीख निकल गई। तभी दिव्या झूमती हुई रमेश के पास आ गई। अपने नुकीले पंजे रमेश के पेट में गाड़ दिए। कुछ ही देर में बुरी तरह से भगदड़ मच गई थी। म्यूजिक बंद करो, मैं कहता हूँ बंद करो म्यूजिक। राजन ने इतना कहा ही था कि तभी डांस करने के दौरान ही बेहद फुर्ती से दिव्या ने अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। राजन एक दर्दनाक चीख के साथ वहीं पर ढेर हो गया। ये तुझे क्या हो गया है दिव्या? ये तू क्या कर रही है? कि तभी एक भारी आवाज अंजू के कानों में टकराई। वो तुम्हारी दोस्त दिव्या नहीं, बल्कि रक्त पिशाचिनी मूरा है। अंजू ने देखा तो उसके पीछे काले कपड़े पहने हुई, जो अपने गले में हड्डियों की माला पहने हुए थी। कौन हो तुम? मेरा नाम तंत्रिका है। मेरी दोस्त को क्या हो गया? तुम्हारी दोस्त ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े शापित हैं। ये कपड़े राजस्थानी नर्तकी रक्त पिशाचिनी के हैं। जब वो जीवित थी तो एक बहुत अच्छी नर्तकी थी, मगर हमेशा जवान रहने की लालच ने मूरा को एक रक्त पिशाचिनी बना दिया। अंत में गांव वालों ने मूरा को जहर देकर मार दिया। मरने से पहले मूरा यही घाघरा पहनी हुई थी। उसकी आत्मा इसी घाघरे में कैद होकर रह गई। दिव्या भी एक नर्तकी है और मूरा भी, इसलिए आसानी से दिव्या मूरा के वश में आ गई। सालों से मैंने इस घाघरे को अपने पास संभाल कर रखा था, मगर कुछ दिनों पहले एक अंग्रेज चुपके से इस घाघरे को उठाकर भाग गया। ये घाघरा तुम्हारी दोस्त के शरीर पर कैसे आया ये मुझे नहीं पता। ये घाघरा कुछ दिन पहले ही राजन के एक अंग्रेज दोस्त ने गिफ्ट किया था उसे। मेरी दोस्त को बचा लीजिए। तंत्रिका ने बेहद फुर्ती से म्यूजिक बंद कर दिया। म्यूजिक बंद होते ही दिव्या खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। तंत्रिका ने एक लाल रंग का पाउडर दिव्या के ऊपर फेंक दिया। दिव्या चीखती हुई जमीन पर गिर गई। इसके कपड़े तुरंत बदल दो। अंजू ने तुरंत दिव्या के कपड़े बदल दिए। तंत्रिका ने मंत्र पढ़ते हुए उस घाघरे में आग लगा दी। आग लगते ही चारों ओर चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में घाघरा जलकर राख हो गया और फिर हर तरफ शांति छा गई। सिंहगढ़ के शांति नगर में
रात होते ही डर सा फैल जाता था बाल नोचने वाली चुड़ैल का। रात के अंधेरे में ये चुड़ैल रास्ते के किनारे खड़ी हो जाती थी और जैसे ही कोई उसके पास आता, सुनो जी, मेरी पायल कहीं गुम हो गई है, पायल ढूंढने में मेरी मदद करो ना। जी जरूर। और जैसे ही वो आदमी पायल ढूंढने के लिए नीचे झुका, चुड़ैल ने उसके सिर से कुछ बाल नोच लिए। अब तू वो करेगा जो मैं कहूंगी। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। अब मेरा मनोरंजन कर, नाचो। वो आदमी चुड़ैल के वश में था। वो चुड़ैल के लिए नाचने लगा। कई घंटे तक वो नाचता रहा। बस अब मैं तुझसे ऊब गई हूं, जा उस पहाड़ी से कूद जा। वो आदमी पहाड़ी पे चढ़ गया और वहां से कूद गया। रेनू और विक्रम एक रात शांति नगर से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। मैंने सुना है इस गांव में कोई बाल नोचने वाली चुड़ैल है। तुम एक टीचर होकर ऐसी बातों पर यकीन करती हो? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। मैंने जो सुना बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, मानना है तो मानो वरना ना मानो। और तभी उसकी गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी हो गई और विक्रम ने झटके से ब्रेक लगाया। बाप रे! क्या आप लोग आगे जा रहे हैं? जी हाँ। क्या आप मुझे आगे के गांव में छोड़ देंगे? बहुत लेट हो गया है, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। रेनू ने विक्रम की ओर देखा। ठीक है, आइए। चुड़ैल गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद विक्रम बात करने लगा। आप यही रहती हैं क्या? हाँ, यही पास के गांव में। क्या आपने बाल नोचने वाली चुड़ैल के बारे में सुना है? किसने नहीं सुना है? आस-पास के सभी गांव वाले उसके नाम से भी डरते हैं। मैंने भी उसकी डरावनी कहानियां सुनी हैं। मुझसे ज्यादा कहानी नहीं सुनी होगी। एक कहानी सुनाती हूँ तुम्हें। एक जाड़े की रात थी। शहर से दो लड़के गांव छुट्टियां मनाने आए थे, विक्की और बल्लू। यहीं इसी रास्ते पे वो अपनी जीप में सवार थे। आखिर शहर की भागदौड़ से आराम मिला। मैं तो कुछ दिनों तक बिल्कुल आराम करूंगा। तभी उनकी नजर एक सुंदर सी लड़की पर गई जो सड़क के किनारे खड़ी रो रही थी। लगता है उस लड़की को मदद की जरूरत है। हाँ, चल। क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? मेरी नाक की फुली गिर गई, सोने की है, और अगर मैं ऐसे ही घर गई तो माँ मुझे बहुत मारेंगी। क्या तुम मेरी फुली ढूंढने में मदद करोगे? क्यों नहीं? विक्की और बबलू नाक की फुली ढूंढने के लिए नीचे झुके और लड़की ने दोनों के सिर से एक एक बाल तोड़ा और जोर जोर से हंसने लगी। बड़े आए मेरी मदद करने वाले। वो दोनों लड़के चुड़ैल के वश में थे और फिर चुड़ैल ने उन दोनों को एक दूसरे से लड़वाया। इसको कहते हैं ना मनोरंजन। फिर चुड़ैल के वश में उन दोनों ने तलवार उठा ली और एक दूसरे का गला काट दिया। उन दोनों लड़कों को भी चुड़ैल ने अपने मनोरंजन के लिए मार दिया। पर ऐसा क्यों? ये चुड़ैल मनोरंजन के लिए लोगों को क्यों मारती है? उस चुड़ैल की भी अपनी कहानी है। चुड़ैल की भी कहानी सुनाइए। ये चुड़ैल एक समय बहुत सुंदर नृत्यिका थी, दामिनी। दामिनी का नाच देखने
गांव के सारे बड़े लोग जमा हुआ करते थे। लोग दामिनी पर खूब पैसा लुटाया करते थे। दामिनी बहुत खुश थी। एक दिन गांव के बड़े सेठ का बेटा राजा बाबू गांव में आया और उसने दामिनी का नृत्य देखा। दामिनी की सुंदरता देखकर वो मोहित हो गया। वो दामिनी का नाच देखने अक्सर आया करता था और बहाने ढूंढता था दामिनी से बात करने के। दामिनी, तुम मुझे बहुत पसंद हो। वैसे तो मैं सारे गांव वालों को पसंद हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजा बाबू पहला इंसान था जिसने दामिनी से शादी करने की इच्छा जताई थी। इसके बाद दामिनी और राजा बाबू अक्सर मिलते थे। राजा बाबू दामिनी के लिए कभी नाक की फुली लाते, कभी नथनी तो कभी पायल। धीरे धीरे दामिनी को राजा बाबू से प्यार हो गया था। राजा बाबू, हमारी शादी कब होगी? जल्द ही। बस मैं अपने बाप का कारोबार संभाल लूं तो फिर मेरा ही राज होगा। फिर मुझे तुमसे शादी करने से कौन रोक सकता है? हमारी शादी मंदिर में होगी या धूमधाम से? राजा बाबू की शादी है, बड़े धूमधाम के साथ होगी। राजा बाबू की मीठी मीठी बातों में दामिनी फंसती ही चली जा रही थी। एक दिन दामिनी की एक सहेली उसके पास आई। दामिनी, राजा बाबू की शादी होने वाली है कल, पड़ोस वाले गांव के लाला की बेटी से। क्या? ये कैसे हो सकता है? दामिनी राजा बाबू से मिलने गई। ये क्या है? तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। तुझसे? तू तो एक नाचने वाली है, तुझसे कौन शादी करेगा? दामिनी टूट गई और वहीं रोने लगी। ये मामला गांव की पंचायत के पास चला गया। राजा बाबू, क्या तुमने दामिनी को शादी का वादा दिया था? क्या मजाक कर रहे हैं सरपंच जी? भला मैं एक नाचने वाली को शादी का वादा करूंगा क्या? दामिनी, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है कि राजा बाबू ने जिसके सामने वादा किया हो? नहीं। फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसी नचनियां सिर्फ मनोरंजन के लिए बनी होती हैं। इनसे भला कोई शादी करता है क्या? वहां खड़ी दामिनी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। ये सुनकर वो वहां से निकल गई। पंचायत से निकलकर दामिनी सीधे अपने घर गई। माँ, किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सब यही बोल रहे हैं कि मैं अमीर राजा बाबू पर लांछन लगा रही हूँ, और ऊपर से राजा बाबू बोल रहे हैं कि मैं नाचने वाली हूँ, मनोरंजन का सामान। अब उसने गलत क्या बोला? हम जैसी नाचने वालियों से कोई प्यार शादी नहीं करता, सिर्फ हमारा इस्तेमाल करता है। जब तक हमारा रूप है, हमारी मांग होगी। तुझे कितनी बार समझाया कि राजा बाबू की नाद में मत पड़, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। पर माँ, मैं राजा बाबू से सच्चा प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। तू पागल हो गई है क्या दामिनी? ये दुनिया तुझे ये करने नहीं देगी। तेरे और मेरे जैसी नाचने वालियों की दुनिया ये रंगमंच है, किसी की हवेली नहीं। फिर वो राजा बाबू के किए हुए वादे क्या थे? झूठ था। उसने सिर्फ तेरा इस्तेमाल किया मनोरंजन के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए, समझी? जब दामिनी उस पहाड़ के ऊपर थी, उसे राजा बाबू की वही बात याद आ रही थी। फिर उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जब मैं लोगों के लिए सिर्फ मनोरंजन हूँ। नहीं, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। उसके बाद दामिनी पहाड़ी पर गई और वहां से कूद गई। बस उस दिन दामिनी मर गई और बाल नोचने वाली चुड़ैल पैदा हो गई।
इसीलिए वो मनोरंजन करके लोगों को मार रही है। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोगों को मारती फिरे। ये तो लोगों के साथ नाइंसाफी है। अगर तुम उसके साथ हुई नाइंसाफी समझते तो ऐसा ना बोलते। और जब से वो चुड़ैल बनी है, वो जिस किसी के भी बाल तोड़ लेती है उसे अपने वश में कर लेती है। दामिनी के चुड़ैल बनते ही उसने पहले राजा बाबू को अपने पास बुलाया। मुझसे शादी नहीं करनी तो ठीक है, पर क्या अब तुम मेरे पास भी नहीं आओगे? नेकी और पूछ पूछ। जैसे ही राजा बाबू उसके पास आया तो उसने राजा बाबू के बाल तोड़े और हंसने लगी। अब तू मेरे लिए नाचेगा। दामिनी के वश में राजा बाबू नाचता रहा और नाचते नाचते उसी पहाड़ी से कूद गया। तब तो दामिनी का बदला पूरा हो गया ना? कहां? उन लोगों का क्या जिन लोगों ने दामिनी की नहीं सुनी? उन सबको भी मरना होगा और तुमको भी। चुड़ैल ने रेनू और विक्रम के भी बाल नोच लिए और हंसने लगी। मेरी कहानी सुनकर भी तुझे हमदर्दी नहीं हुई? तो अब मैं भी तुम लोगों पर रहम नहीं करूंगी। चुड़ैल ने विक्रम की ओर देखा और विक्रम ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वो बहुत तेज जा रहा था। उनकी गाड़ी भी उसी पहाड़ी पर चढ़ी और बस इन लोगों की तरह अगर तुम्हें भी मुझसे हमदर्दी नहीं तो मैं तुम्हारा भी यही हाल करूंगी।